हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो एसएससी सीजीएल के 23 सितंबर 2024 को शिफ्ट 1 में पूछा गया पेपर पर है। दोस्तों, कंप्लीट पेपर 25 क्वेश्चंस के साथ आज हम फिर से डिस्कस करेंगे। सेशन को पूरा देखिएगा दोस्तों। 25 क्वेश्चंस को 100 बनाकर मैं कैसे आपके सामने प्रेजेंट करूंगा ये आप जरूर सीखिएगा। देखो, डीप एनालिसिस करना जरूरी होता है एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। अगर केवल ऊपर ऊपर से क्वेश्चन और आंसर टिक करके आगे बढ़ते चले गए तो उस पेपर का बहुत ज्यादा आप यूज कर ही नहीं पाएंगे, उसका बेनिफिट ही नहीं उठा पाएंगे। अगर आप सारे ऑप्शंस को अच्छे समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको 100% बेनिफिट होगा। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। दोस्तों, आप सभी लोगों को पिछले 14 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और इंग्लिश को आसान बनाना ही मेरा काम है। फुल मार्क्स तक आपकी तैयारी करवाना भी मेरा काम है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए, जो भी फर्स्ट टाइम है ना, मेरी क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहे उसके लिए दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी लाइव क्लास भी एक होती है 11:30 बजे, जिसमें मैं इंग्लिश के हर एक टॉपिक को टॉपिक वाइज पढ़ाता हूं। तो 11:30 बजे आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। और PYQ जितने भी ये सीरीज है वो आपको वीडियो वाले सेक्शन पे मिलेगी, यहां से आप सारी PYQs वगैरह अटेंड कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में एक चीज एक्स्ट्रा हम ऐड करेंगे, वो है टाइमर। ठीक है, हर क्वेश्चन पे मैं आपको 20, 30 या जिस पर जितने भी समय की लगता है मुझे की जरूरत पड़ेगी उतना मैं आपके लिए टाइम दूंगा। तो चलिए शुरू हो जाइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और हम 10 मिनट में पूरा पेपर आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, 20 सेकंड काफी है एक क्वेश्चन के लिए। टाइम्स अप। दोस्तों, अब आपके सामने पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पैरा जंबल है आपके सामने, अरेंज करना है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, पैरा जंबल नहीं है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। एक ही सेंटेंस कई हिस्से में बटा हुआ है। आपका देखो, यहां से शुरू करो। ये आपके सारे ऑप्शन है। पहला पार्ट यहाँ पे खोजना है। सभी हिस्से में अगर आप जाके देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ विच इम्प्लाइज, तो इसका मतलब ये आर जो है वो फर्स्ट नहीं हो सकता। फर्स्ट आपका एस और ओ में से ही होना चाहिए। अब आपके एस में एक हाइपोथेटिकल पोस्टुलेट, अगर आप सब्जेक्ट मान भी लोगे तो इसको वर्ब क्या पकड़ोगे? नहीं है ना। लेकिन हमारे पास एक शब्द, एक है वर्ड, दैट इज एटीट्यूड, और उसके बाद लिखा हुआ ये वर्ब। तो आपका जो सब्जेक्ट और वर्ब है वो आपके ऑप्शन नंबर ओ में है। तो हमारा ओ फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। एटीट्यूड इज, एटीट्यूड है, एटीट्यूड क्या है? अब आप ये तो नहीं लगा सकते एटीट्यूड इज अ ब्रॉड बेस्ड बिहेवियर, नहीं। एटीट्यूड एक हाइपोथेटिकल पोस्टुलेट है। तो आपका जो सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए आपके ऑप्शन नंबर एस। दोस्तों, अब ये एक हाइपोथेटिकल पोस्टुलेट है। इसके बाद फिर आप क्या बोलेंगे? आपके पास यहां पर जो ये विच का इस्तेमाल किया जा रहा है वो इसी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और आगे आपने एक सिंगुलर वर्ब भी लगाई है इसके लिए। दोस्तों, तो विच इंप्लाइज क्या? तो सेकंड के बाद आपका थर्ड नंबर पे आप अपना आर डाल सकते हैं। इंप्लाइज के बाद आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आप डाल नहीं सकते इसके डायरेक्ट बाद में, तो यही आपका ऑप्शन इसके बाद आ सकता है और इसके साथ में फिर ये कनेक्ट हो जाएगा, यानी क्यू लगेगा, फिर उसके बाद आपका प्यू लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर OSRQP। OS ये नहीं है, OS ये नहीं, OSRQP। आपको शुरुआत करते ही आप आंसर यहां पे कर सकते थे। तो पहला क्वेश्चन, पहला ही इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। दोस्तों, लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपके पास 20 सेकंड का टाइमर ऐड होता हुआ। हरी अप गाइस, हर क्वेश्चन पे 20 सेकंड्स दूंगा आपको। 10 मिनट के अंदर पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, टाइम सब साथियों, आपके सामने अगला क्वेश्चन एक इडियम्स एंड फ्रेजेस पर है। इसके लिए 20 सेकंड्स नहीं, 2 सेकंड्स का क्वेश्चन था, पर फिर भी मैंने आपको 20 सेकंड्स दिए। ऑफ एंड ऑन का क्या मतलब होता है? पहला ऑप्शन है नाउ एंड देन, दूसरा है नो समथिंग थॉरोली, तीसरा ऑब्जेक्ट टू, चौथा रिमाइंड। बच्चे, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन मतलब नाउ एंड देन। जो चीज आपकी ओकेजनली होती है उसको ऑफ एंड ऑन कहा जाता है। यानी आपका जो चारों ऑप्शन के हिसाब से जो आंसर बनेगा दैट विल बी नाउ एंड देन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है ओकेजनली या फ्रॉम टाइम टू टाइम कोई चीज का होना, नॉट रेगुलरली। ऑफ एंड ऑन ओकेजनली होना, टाइम टू टाइम होना। ठीक है, जैसे इट रेन्ड ऑफ एंड ऑन थ्रू आउट द डे, यानी कभी हो रही कभी नहीं हो रही। तो दिन भर बीच बीच में बारिश होती रही, कभी हुई कभी बंद हुई, कभी हुई कभी बंद हुई। तो ऑफ एंड ऑन का मतलब है नाउ एंड देन, कभी कभी कोई चीज का होना, राइट। रेगुलरली नहीं होना, ओकेजनली होना, उसे कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टाइमर चल चुका है, फटाफट आंसर करें। लगाइए दिमाग दोस्तों। टाइम्स अप। आपके सामने क्वेश्चन क्या कहता है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, द फूड इंटॉलरेंस इंडस्ट्री हैज ग्रोन, द फूड इंटॉलरेंस इंडस्ट्री हैज ग्रोन ड्रामेटिकली इन द प्रीवियस डिकेड्स। ठीक है ना, फिर आगे आपने क्या लिखा है? चीफली बिकॉज ऑफ अ बूस्ट इन कोलिक एंड क्रॉन डिजीज केसेस, यानी इन केसेस के बढ़ने की वजह से ये चीज हुआ है। अच्छा, आपके क्या क्या ऑप्शंस हैं? पहला ऑप्शन है प्रिटी मच इंटायरली बिकॉज ऑफ अ बॉइल डाउन, सेंस नहीं बनेगा। कॉन्टेक्चुअली बिकॉज ऑफ अ स्पार्क, ओइंग प्राइमरली टू अ राइज हुआ है। किसी भी डिजीजेस में हमेशा राइज या लो होता है बच्चे, कोई भी बीमारियों का बढ़ना उसको हम राइज बोलते हैं, तो पॉसिबिलिटी तो है, कैजुअली ड्यू टू नहीं। तो आपका सही जवाब होगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओइंग प्राइमरली टू अ राइज। ठीक है, ये आपका आंसर है। ओइंग प्राइमरली टू अ राइज, ये आपका करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर के लिए, क्योंकि जिस इंडस्ट्री के ग्रोथ की बात कर रहा है वो आपके डिजीजेस वाले पार्ट पर है ना, तो यही आपका सही बैठ रहा है। और बाकी ऑप्शंस यहां पर एलिमिनेट हो रहे हैं, जैसे प्रीटी मच इंटायरली बिकॉज ऑफ अ बॉइल डाउन, ये क्यों है? क्योंकि ये इनफॉर्मल एंड अनग्रामेटिकल है, बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक है यहाँ पे। फिर अगला देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? कॉन्टेक्चुअली बिकॉज ऑफ अ स्पार्क, ये स्पार्क इज नॉट द राइट टर्म फॉर ग्रेजुअल ग्रोथ, स्पार्क हो ही नहीं सकता। और तीसरा लिखा हुआ है कैजुअली ड्यू टू अ ग्रोथ, अब ये कैजुअली, ये भी अलग से ही गलत वर्ड है। तो कुछ ना कुछ एक एक शब्द तीनों ही ऑप्शंस में गड़बड़ थे, केवल ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक्टिव वाइस पैसिव वाइस है दोस्तों। ये सब 2-2 3-3 सेकंड में होते हैं, बट मैं आपको पूरे 20 सेकंड्स दे रहा हूं। आंसर द क्वेश्चन। टाइम्स अप साथियों। क्वेश्चन कहता है आई हैव बुक्ड एन अपार्टमेंट, इतने से ही काम हो जाएगा, हैव बुक्ड से। जब आप इसका दूसरा वॉइस बनाएंगे तो आपकी हेल्पिंग ऑफ से कोई मतलब नहीं है। जो आपका बुक्ड है ना, मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म, उसका बी फॉर्म हो जाएगा बीन बुक्ड। तो आपको हैव बीन बुक्ड या हैज बीन बुक्ड चाहिए, हैड नहीं चाहिए दोस्तों। अपार्टमेंट एक है तो हैव नहीं चाहिए दोस्तों, अपार्टमेंट है, हमें हैव या हैज में से एक चाहिए था। तो करेक्ट आंसर केवल ऑप्शन सी को जाता है। हमने आपको वॉइस पर बहुत ही डिटेल में पढ़ाया बच्चे, आप अगर देखेंगे तो वो लाइव वाली सीरीज में से आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस की क्लासेस मिल जाएगी, जिसको बेसिक से हमने पूरा पढ़ाया, वो भी यूट्यूब चैनल पे जरूर देख लीजिएगा उसको। ठीक है, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला सवाल, टाइमर चलता हुआ, हरी अप। आपको सिनोनिम बताना है इमेंस का क्या होगा सिमिलर मीनिंग। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है बच्चे, डिमिन्यूटिव, ट्रिफलिंग, ह्यूज या सेट। द सिटी हैज इमेंस कोल पियर्स। आपका सही जवाब है, इमेंस का मतलब होता है वेरी बिग, समथिंग दैट इज बिग को इमेंस कहा जाता है। और बिग के लिए एक शब्द दिया हुआ है, दैट इज ह्यूज। माय डियर स्टूडेंट्स, इमेंस का मतलब एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, कोई चीज का बहुत ही विशाल होना, बहुत ही बड़ा होना को इमेंस कहते हैं। द टीम मेड एन इमेंस एफर्ट टू विन द चैंपियनशिप, चैंपियनशिप जीतने के लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगाए। इसके लिए सही सिमिलर आपका यूज हो जाएगा। इसकी भी सेम मीनिंग होती है, वेरी लार्ज होना इन साइज और अमाउंट में दोस्तों, जैसे कि द कंपनी मेड अ ह्यूज प्रॉफिट दिस ईयर। वहीं पर बाकी ऑप्शंस को देखिए, जैसे डिमिन्यूटिव, ये है एक्सट्रीमली स्मॉल होना कोई चीज का, तो अगर उसने अपोजिट मांगा होता तो हम डिमिन्यूटिव को टिक कर सकते थे। द शी ओन्स अ डिमिन्यूटिव डॉग दैट फिट्स इन हर हैंडबैग। अब आगे आ जाइए, नेक्स्ट दिया हुआ है ट्रिफलिंग। ट्रिफलिंग का मतलब बहुत ही मामूली, बहुत ही तुच्छ सा होना, लिटिल वैल्यू या इंपॉर्टेंट का कोई चीज, इंपॉर्टेंस की कोई चीज होना, उसे ट्रिफलिंग कहते हैं। ही इग्नोर्ड द ट्रिफलिंग मिस्टेक्स इन द डॉक्यूमेंट। और अगला सेट का मतलब सेट करना, कोई चीज को सेट करना मतलब उसको स्थापित करना, रखना, उसे कहते हैं ना भैया रूम सेट करना है, ये सेट करना है, बहुत सारी चीजें हैं। शी सेट द वेस ऑन द टेबल केयरफुली, ये सेकंड फॉर्म की मेन और बच्चे पास्ट इंडेफिनिट बनाया गया है। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करते चलिए फटाफट, स्पीड से बच्चे।
टाइम सब भाइयों 20 सेकंड्स के हिसाब से हम चल रहे हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। आपको बताना है स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सैक्रेड और रिलीजियस थिंग्स। धार्मिक चीजों के बारे में, पवित्र चीजों के बारे में जब गलत तरीके से बोला जाए, डिसरिस्पेक्टफुली बोलना, ये क्या कहलाता है? ना तो ये मिस्टिक है, अथीस्ट होता है नास्तिक, थीस्ट होता है आस्तिक, लेकिन ब्लास्फेमी होता है ईश निंदा। और यही आपका आंसर है बच्चे, ब्लास्फेमी आपका आंसर है। ब्लास्फेमी का मतलब है ईश निंदा या ईश्वर निंदा। तो ईश्वर की निंदा करना अर्थात ईश्वर के लिए डिसरिस्पेक्टफुल शब्दों को बोलना, ठीक है। द एक्ट ऑफ शोइंग डिसरिस्पेक्ट और कंटेम्प्ट फॉर गॉड और सैक्रेड थिंग्स, पवित्र चीजों के बारे में या तो ईश्वर के बारे में गलत शब्द बोलना, अपवित्र शब्द बोलना, डिसरिस्पेक्ट दिखाना, हम उसे कहते हैं ब्लास्फेमी। हिज स्टेटमेंट वाज कंसिडर्ड ब्लास्फेमी बाय द चर्च और फिर उसको पनिशमेंट मिलेगा। बच्चे मिस्टिक का मतलब होता है रहस्यमयी, रहस्यवादी। आपने मिस्ट्री शब्द सुना होगा, मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्य, तो मिस्टिक मतलब रहस्यवादी। अ पर्सन हु सीक्स स्पिरिचुअल ट्रुथ बियॉन्ड ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि द मिस्टिक स्पेंट ईयर्स मेडिटेटिंग इन द माउंटेन्स, सालों साल बिता दिए उसने ताकि रहस्य को समझ सके। अथीस्ट वो है जो ईश्वर को नहीं मानता, उसे हम नास्तिक कहते हैं। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन अथीस्ट आफ्टर स्टडिंग वेरियस रिलीजन। और थीस्ट वो होता है जो आस्तिक होता है। प्यारे साथियों, इसमें आपको 2-3 रूट मिलेगा। जैसे THE का मतलब होता है गॉड या तो रिलीजन, IST का मतलब हो गया पर्सन। देखिए आपके सभी इसी में लगे हुए हैं। और अथीस्ट में आ लग जाता है जिसका मतलब है विदाउट, यानी विदाउट गॉड को मानने वाला पर्सन को ही अथीस्ट कहते हैं। यानी जो गॉड को नहीं मानेगा वो अथीस्ट है। यहां पे आ हट गया तो इसमें गॉड है, ये गॉड है और ये इंसान है, यानी गॉड को मानने वाला इंसान को थीस्ट कहा जाता है। एज अ थीस्ट शी प्रेज रेगुलरली एंड फॉलोज रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ये आपके कुछ एग्जांपल्स हो गए। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों, हरी अप। एरर आपको स्पॉट करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला। सोचिए CGL 2024 का पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, 23 तारीख को पूछा था ये वाला पेपर बच्चे। टाइम्स अप। सवाल है, यहां पे लिखा है आर सेल्व्स शुड नॉट बोस्ट ऑफ वंस नॉलेज। हमें हमारी नॉलेज का बोस्ट नहीं करना चाहिए। अभी देखो ध्यान से, यहां पे लिखा आपने शुड नॉट बोस्ट ऑफ वंस नॉलेज। ध्यान से देखिए, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो जाहिर सी बात है ये हिस्सा आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव लिखा जाता है बच्चे, यहां पर तो आपने रिफ्लेक्सिव लिख दिया, तो वो गलत है। अब वहां पे आपको एक सब्जेक्ट लिखना है, प्रोनाउन भी लिखना है। आपके पास प्रोनाउन में आपके पास है कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, वन, इतने आपके पास सब्जेक्ट्स हैं। इनमें से हमें कोई एक चूज करना है। ज्यादातर बच्चे क्या चूज करेंगे कि आर सेल्फ्स है, आर जो है वो वी से बना है, तो आप सोचेंगे तुरंत वी मार दो, लेकिन वी यहां पे नहीं होगा। देखिए वहां पे शुड नॉट बोस्ट ऑफ वंस नॉलेज, ये क्या लिखा हुआ है? वंस। वंस किससे बनता है? वन से। तो आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए बच्चे? तो सही जवाब आपका यहाँ पे वन हो जाएगा बच्चे। सही जवाब यहाँ पे वन हो जाएगा। वन होगा बच्चे, वी नहीं होगा। लिख लीजिए यहाँ पे वन होगा, ठीक है। तो यूज वन इंस्टेड ऑफ आवरसेल्व्स, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो इसी से बनेगा बच्चे, तो ये गलत हो जाएगा। आवरसेल्व्स एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, इसलिए सेंटेंस में यूज करना पड़ेगा ONE एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से आपका पैराजंबल आ गया, चलिए लगाइए दिमाग। 20 सेकंड पैराजंबल को तो चाहिए, ये आसान लग रहा है थोड़ा सा। लगाइए दिमाग, क्या हो सकता है? टाइम्स अप भाइयों, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। सही ऑर्डर आपका ऑप्शन ए पे ही लिखा हुआ है, दैट इज CBAD। कैसे होगा समझिए, बहुत सिंपल सा था। पहला पार्ट आपको चाहिए, इकोनॉमी सऊदी अरेबिया की पूरी तरीके से पेट्रोलियम पर बेस्ड है, ये पहला पार्ट हो गया। कंट्री में 100 मेजर ऑयल और गैस फील्ड्स हैं। उसके बाद दीज आर रिस्पॉन्सिबल है प्रोड्यूस करने के लिए मेजर फ्यूल्स को जो यूज होते हैं अक्रॉस द ग्लोब। द चीफ जो है, चीफ ऑयल फील्ड वो है घावर फील्ड, हैविंग एक एस्टिमेटेड 70 बिलियन रिजर्व रिसोर्सेस। तो ये आपका कॉन्क्लूड कर दिया उसी को बता के कि भैया ये जगह है जहां पे सबसे ज्यादा होता है। तो सही सही है आपका CBA और लास्ट में फिर ये D, CBAD। बिल्कुल सही ऑर्डर आपका ऑप्शन 1 हो जाता है। नेक्स्ट पे आ जाइए भाइयों, लगाइए दिमाग।
बताइए क्या होगा इसका आंसर। हरी अप एवरीवन। टाइम्स अप साथियों। ब्लैंक को फिल करना है, होमोनिम्स आपको फिल करने हैं। अच्छा, द रोइंग इंस्ट्रक्टर कमांडेड देम टू डैश इन अ डैश। इन अ रो आएगा और क्या, देखो वहां पे आर्टिकल आ लगा है ना, तो आ के बाद आपको नाउन चाहिए है ना, इन अ रो। ये तो वर्ब हो गई, तो ए लास्ट हो नहीं सकता, तो ये आंसर आपका कट गया, राइट। अब आपके पास वहां पे नाउन चाहिए। देखो अब आपके पास ये वाली तो वर्ब है, तो ये लास्ट नहीं हो सकता, इन दोनों में से आपको चाहिए लास्ट में। लास्ट में मतलब वो कह रहा है कि एक रो में, एक पंक्ति में, पंक्ति चाहिए आपको, तो पंक्ति के लिए आपका आर ओ डब्ल्यू ये आएगा, क्योंकि ये वाला आर ओ डब्ल्यू दोनों रो ही है, लेकिन ये वर्ब है, ये नाउन है, तो हमें पंक्ति वाला चाहिए, तो वो ये वाला आएगा, ठीक है। तो सी लास्ट होना चाहिए, तो ये सी लास्ट है, ये भी कट गया, दो ऑप्शंस कट गए। अब ए और बी में से कौन सा पहला आएगा। द रोइंग इंस्ट्रक्टर कमांडेड देम क्या करने के लिए, टू रो करने के लिए इन अ रो। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये वाला, ये इसमें आएगा। तो हमारा मतलब ए और सी चाहिए, किसमें है, तो आंसर ऑप्शन ए में हो जाएगा, दैट इज ए एंड सी। देखो अब समझ लो, सारे पॉइंट समझ लो। पहला, द रोइंग इंस्ट्रक्टर कमांडेड देम टू रो इन अ रो, इसका मतलब क्या है, आर ओ डब्ल्यू जब ऐसा वर्ब निकालोगे तो इसका मतलब टू प्रोपेल और टू प्रोपेल अ बोट यूजिंग ओर्स, यानी नौका खेना, और एक रो में ही खेना है, क्योंकि रोइंग इंस्ट्रक्टर है, नाव खेने वाला जो इंस्ट्रक्टर है वो कहता है एक साथ एक लाइन में एक ही रो में नौका खेओ, तो ये दूसरा वाला रो हो जाएगा। आर ओ ई ये जो बीच में लिखा है, इसका मतलब होता है द एग्स ऑफ अ फिश, मछली के अंडे को कहा जाता है। हमें अंडा थोड़ी चाहिए यहाँ पे, एक रो में नौका खेने पर बात हो रही है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे अब बच्चा ध्यान से, हर प्रश्न सही होना चाहिए, इतना डीप में एक्सप्लेन कर रहा हूं ऑप्शंस बच्चे, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है ना जी, समझ रहे हैं। टाइम्स अप साथियों, क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट करना है। देखिए, सानत हैज जस्ट अराइव्ड इन मैसूर ऑन ट्रांसफर, ठीक है, सानत नाम का कोई व्यक्ति है, वो ट्रांसफर होके मैसूर आया। ही रिक्वेस्ट हिज फ्रेंड रघु, रघु से उसने विनती करी टू हेल्प हिम फाइंड करना है एक अप्रोप्रिएट लोकेशन। तो नई जगह पे आया तो रहने की जगह चाहिए, सुटेबल एलिवेशन कोई सेंस नहीं है, रेंटेड अकोमोडेशन हो सकता है, क्योंकि नई जगह पे आया तो उसको किराए पे रहने का जगह चाहिए, प्रॉपर जंक्शन नहीं होगा, एंड एलोकेशन रिकमेंडेशन नहीं होगा। सही है, रेंटेड एकोमोडेशन, रेंटेड एकोमोडेशन किराए पर उसको रहने की जगह चाहिए, रेंटेड किराए पर, एकोमोडेशन निवास स्थान, किराए पर रहने की जगह चाहिए, यही पूरी एक्सप्लेनेशन लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे करो 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 जल्दी से। स्पीड से दोस्तों। टाइम सब बच्चे, सवाल कहता है टू ऑफ द वर्ड्स बेस्ट फॉरवर्ड्स। देखो ये आपने टू लिखा, फिर ऑफ लगा के ये सारी चीजें लिख दी, तो जो ऑफ के बाद है ये सब कुछ तो ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट तो बस यही होगा जो ऑफ से पहले लिखा हुआ है। अब सब्जेक्ट में आपकी संख्या है टू, जो कि प्लूरल है दोस्तों, टू लिखा है ना, TWO, दैट्स अ प्लूरल वर्ड। तो जब प्लूरल है तो आपको वर्ब कैसी लिखानी है, प्लूरल, आपने यहाँ पे हैज लगा रखी है, आपको क्या लिखना है यहाँ पे, हैव, यानी यू नीड अ प्लूरल वर्ब, तो हैज वाली जगह पे आपको लिखना है प्लूरल वर्ब हैव लिखना है, हैव प्लेड, ठीक है, हैज प्लेड की जगह पे हैव प्लेड लिख दीजिए, बिकॉज यू नीड अ प्लूरल, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटल का सिनोनिम चाहिए बच्चे। एक गाना आया था, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, तो शीशा, कांच, कांच का क्या बनता है, बोतल, और बोतल कैसी होती है, ब्रिटल, बोतल होती ब्रिटल यानी कमजोर, पर्ट्यू फैटल फ्रिजाइल, कमजोर, फ्रिजाइल कमजोर, हमें कमजोर चाहिए, नाजुक चाहिए, जो इजिली डैमेज हो जाए, जो इजिली ब्रेक हो जाए, उसको ही हम कहते हैं बच्चे फ्रिजाइल, उसी को हम कहते हैं बच्चे ब्रिटल, है ना। तो फ्रिजाइल इजिली डैमेज्ड और डेलिकेट हो, बहुत ही नाजुक हो। हैंडल दिस फ्रिजाइल वेज विद केयर, ये फ्रिजाइल नाजुक से वेज को बहुत ध्यान से हैंडल करो, छूट गया तो टूट जाएगा।
ब्रिटल मतलब जो इजिली टूट सकता है, आसानी से टूट जाए, है ना। द ब्रिटल ग्लास शैटर्ड इनटू पीसेस, टूट के एकदम पीसेस, टुकड़ा टुकड़ा हो गया। बच्चे फर्टिव का मतलब होता है कोई चीज को गुप्त रखना। डन सीक्रेटली टू अवॉइड नोटिस, ताकि कोई जान ना पाए। जैसे जब हिंदुस्तान ने परमाणु अटैक नहीं, परमाणु बम हमारा जब बनाया था, तो उसका भाई साहब बनाना और उसका परीक्षण करना, उसकी टेस्ट करना, ये दोनों ही बहुत ही फर्टिवली किया था हिंदुस्तान ने। इसी वजह से आज हम जो है उन देश की लिस्ट में हैं जो अपने आप को बहुत तुर्रम समझते है कि नहीं। तो हमने कैसे किया था, फर्टिवली करेंगे। फिर द कास्ट इज फर्टिव, ग्लैंस एट द डॉक्यूमेंट्स। अगला है फैटल, होता है बच्चे जानलेवा, एकदम से घातक, है ना, घातक कहते हैं इसको। कॉजिंग डेथ और डिजास्टर को कहते हैं बच्चे फैटल। फैट अगर बढ़ रहा है तो ये घातक होगा। द एक्सीडेंट प्रूव्ड टू बी फैटल फॉर द ड्राइवर। और तीसरा वर्ड है फिकल, चंचल को कहते हैं, बहुत ही चंचल, छोटा बच्चा होता है ना, बहुत चंचल होता है, उसको फिकल कह सकते हैं। चेंजिंग फ्रिक्वेंटली और अनप्रिडिक्टेबली, जैसे द फिकल वेदर ruined आवर पिकनिक प्लान्स। इस फिकल वेदर ने हमारे पिकनिक प्लान्स को पूरा बर्बाद कर दिया। कभी धूप हो रही है, कभी बारिश हो रही है, तो प्लान पिकनिक का बर्बाद हो ही ना जाएगा, बिकॉज द वेदर इज फिकल। चंचल है वेदर। चंचल किसको कहते हैं, जैसे आप किसी बच्चे को कहते हो बच्चा बहुत चंचल है, इसका मतलब एक जगह नहीं बैठता है, कभी यहाँ बैठ रहा है, कभी वहां जा रहा है, कभी वहां जा रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी ये खींच रहा है, कभी वो खींच रहा है, तो आदमी तभी कहता है ना चंचल। तो वेदर अगर धूप ही धूप है तब भी वेदर फिकल नहीं हो सकता, बारिश है तो भी फिकल नहीं हो सकता, कभी धूप कभी बारिश, इसको कहते हैं फिकल। नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 मिनट में 12 क्वेश्चन आप कर चुके हैं। नेक्स्ट सिमिलर बताना है चेरिश के लिए। निग्लेक्ट, एफ्लिक्ट, नर्चर और ब्रीच, बहुत आसान है। टाइम सब दोस्तों। चेरिश, निग्लेक्ट नहीं, एफ्लिक्ट नहीं, नर्चर। प्यारे साथियों देखो, पहले तो चेरिश का मतलब समझ लो। चेरिश होता है टू केयर फॉर एंड प्रोटेक्ट समवन और समथिंग लविंगली। कोई चीज को चेरिश करना मतलब उसको सजोना, संवारना, संभालना, प्यार करना, दैट इज चेरिश करना। जैसे शी चेरिशेज द मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड, यानी वो अपने बचपन की यादों को वो चेरिश करती है, यानी सजोकर रखी हुई है। अब इसका सिमिलर क्या हो जाएगा, नर्चर करना। नर्चर भी वही होता है, लालन पालन पोषण करना। टू टेक मतलब केयर फॉर एंड एनकरेज द ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। कोई बेबी के लिए भी हो सकता है। जैसे पेरेंट्स शुड नर्चर देयर चिल्ड्रंस टैलेंट्स, अपने बच्चों के टैलेंट्स को पेरेंट्स को नर्चर करना चाहिए ताकि वो ग्रो करे, है ना। छोटी छोटी चीज़ों पे बच्चों को ना शाबाश बोलो, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल पेरेंट्स क्या होते हैं, डांट देते, डपट पड़ते हैं, गलती किया डपट पड़े, नहीं भाई, गलती पे भी बोलो कोई बात नहीं, दोबारा सही करेंगे। और अगर कुछ भी अच्छा करे तो तालियां बजाओ, शाबाश करो कि बहुत अच्छे, वेल डन बेटा। रिजल्ट नहीं, हमेशा एफर्ट्स को अप्रिशिएट करो। एफर्ट्स अप्रिशिएट होंगे तो बच्चे को रिजल्ट का कभी इंतजार ही नहीं होगा, वो हर रोज, क्योंकि रिजल्ट तो एक दिन आता है, एफर्ट तो महीनों महीनों सालों सालों लगाना पड़ता है, तो वो हर एफर्ट को पूरी जान लगा के करेगा। और जब रिजल्ट का होता है तभी बच्चे क्या करते हैं, रिजल्ट आने वाला एग्जाम के दिन पढ़ लेते हैं, फिर दिमाग खराब करते हैं अपना। नेग्लेक्ट मीन्स होता है उपेक्षा करना कोई चीज की, निग्लेक्ट कर दिया, नकार दिया किसी को। ही निग्लेक्टेड हिज हेल्थ फॉर मेनी ईयर्स, ध्यान ही नहीं दिया अपने स्वास्थ्य का। एफ्लिक्ट मीन्स होता है कष्ट देना, टू कॉज पेन और सफरिंग टू समवन और समथिंग, उसे कहते हैं एफ्लिक्ट। मेनी पीपल आर एफ्लिक्टेड बाय सीजनल एलर्जीज, हो ही जाती है लोगों को। और ब्रीच का मतलब है उल्लंघन करना, कहते हैं ना इन्होंने ब्रीच किया, इन्होंने इस रूल का ब्रीच किया। टू ब्रेक अ लॉ, प्रॉमिस और एग्रीमेंट, जैसे द कंपनी वॉज फाइंड फॉर ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट, उसे हम कहते हैं बच्चे ब्रीच। तो ये आपके सारे बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एडिकेट का सिनोनिम बताइए। सिमिलर इसमें ज्यादा पूछा है बच्चे, सिमिलर ज्यादा पूछ लिया। टाइम्स ऑफ एडिकेट है बच्चे। एडिकेट का मतलब है कोई चीज पर्याप्त होना, मोर देन एनफ होना, सफिशिएंट होना। हमारे पास दिया भी है सफिशिएंट, बहुत ही प्यारा सा वर्ड है सफिशिएंट। और एडिकेट कोई चीज का पर्याप्त होना, काफी होना मात्रा में, उसे हम कहते हैं सफिशिएंट। जैसे कि एज मच एज इज नीडेड, जरूरत जितनी है उतना होना, उसको सफिशिएंट कहते हैं। जैसे आदमी कहता है हाँ इतना हमारे लिए सफिशिएंट होगा, है ना, दैट इज वी हैव सफिशिएंट टाइम टू फिनिश द प्रोजेक्ट। और एडिकेट का मतलब वही एनफ होना, सेटिस्फैक्टरी,
फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, जितना चाहिए उतना है। द फूड सप्लाई इज एडिकेट फॉर द एंटायर वीक, कमी नहीं पड़ी। अच्छा, हिडन मीन्स होता है कोई चीज का छिपा हुआ होना, जैसे देयर वॉज अ हिडन मैसेज इनसाइड द लेटर। और रिकॉन्साइल मीन्स होता है मेल मिलाप करना, सलाह सुलाह कर लेना अपने में। टू मेक टू डिफरेंट आइडियाज फैक्ट्स और सिचुएशंस एग्री, पहले ये आपस में भिड़े थे अब मिलजुल गए हैं, तो ये क्या हो गए, रिकॉन्साइल कर लिए। शी ट्राई टू रिकॉन्साइल हर करियर विद फैमिली लाइफ। और तीसरा लिखा हुआ इवेल्युएट करना, इवेल्युएशन आपने सुना होगा, जैसे आप कभी मान लीजिए आप बैंक जाओ, आपको बैंक से गोल्ड लोन लेना है, सपोज आपने घर के सोने लिए, मम्मी से आपने कहा मम्मी चलो सोना दीजिए, लेके गए बैंक में, भैया हमको गोल्ड लोन चाहिए। तो वो बैंक वाले क्या करते हैं, एक सुनार को बुलाते हैं, उनका अपना बंदा होता है, सेट होता है, वो आता है और आपके गोल्ड का इवेल्युएशन करता है, और उसके बाद फिर बैंक आपको पैसे प्रोवाइड करता है। तो इवेल्युएट का मतलब वही हो गया, मूल्यांकन करना। द टीचर विल इवेल्युएट द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए बच्चे, अगला सवाल ये रहा। सवाल पूछो, ध्यान से देख लेना, कुछ अलग लग रहा है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स ऑल द मिसस्पेल्ड वर्ड्स इन द फॉलोइंग। हा, वो कह रहा है इन चारों में से कौन सा ऐसा है जिसकी सब स्पेलिंग गलत है, सब गलत स्पेलिंग बतानी है। टाइम्स अप। चलो भैया देखो, सारे ऑप्शन, सारी स्पेलिंग गलत होनी चाहिए, इसको ही देखो, उधर मत देखो। जैसे देखो ये सिली सही है, सही वाला नहीं लिख सकते, सही नहीं लिख सकते, सारी स्पेलिंग गलत होनी चाहिए। ये देखो डिलीशियस सही है, अब 3 तो गलत ही हो गया। रेस्टोरेंट की गलत है, बिलीव की गलत है, असाइनमेंट एन गायब है, असाइनमेंट एम्बैरेस, सब गलत है। तो बच्चे इसका सही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन पे आंसर ऑप्शन डी होगा। देखो सही स्पेलिंग सबकी देख लो। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग होती है रेस्ट और एंट, रेस्ट और एंट, ये लिखिए, यहां पे लिखना है रेस्ट और फिर ए एन टी, ऐसे होता है। बिलीव बी ई एल आई ई बी ई होता है। असाइनमेंट ए डबल एस आई जी एन, ए डबल एस आई जी एन और साथ में मेंट, आपने देखो क्या लिखा हो, ए डबल एस आई जी एन लिखने की बजाय गायब है यहाँ पे। और फिर आपका एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट ई एम बी ए डबल आर ए डबल एस ई डी, देखो ऐसे याद रख लो। ई एम बी लिख दो, ए डबल आर ए डबल एस, ऐसे करके ई एम बी ए डबल आर ए डबल एस, वहां पे देखो लिखा है ई एम बी ए डबल आर ए डबल एस और फिर ई डी, तो आपका एम्बैरेस्ड हो जाएगा। ई एम बी ए डबल आर ए डबल एस, एक सेकेंड, ई एम बी ए डबल आर ए डबल एस ई डी। तो मुझे लग रहा है ये जो है जब इसको ऐसे कट करके नीचे आंसर पेस्ट करना था ना, तो बच्चे ये और ऑटो करेक्ट वाला जो नहीं होता सिस्टम, देखो यहाँ पे सही लिखा है, यहाँ पे देखो एम्बैरेस की स्पेलिंग में एक आर कम है ना, तो आपका वो ऑटो करेक्ट हो गया। होता नहीं ऑटो करेक्ट, जैसे टैप नीचे किया कि भैया ये दूसरा आंसर लिख दें, तो वो ऑटो करेक्ट हो गया। वही मैं कह रहा हूँ कैसे हो गया, तो आपका एम्बैरेस्ड की ये गलत दिया था, आपका वो ऑटो करेक्ट होके सही हो गया। तो अभी आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, इसी को लगा दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एट अ लो एब का मतलब क्या होगा, बनाओ। एट अ लो एब, टाइम सब बच्चे, क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट मीनिंग ऑफ द, ठीक है ईडीएम बताना। एट अ लो एब, चार ऑप्शन है, इन अ क्रिटिकल मोमेंट, दूसरा है हैप्पी स्टेट है, अनएम्प्लॉयड मोड है, डिप्रेस्ड एंड वीक स्टेट है। बच्चे ऑप्शन नंबर डिप्रेस्ड एंड वीक स्टेट वाला होगा। देखिए एट अ लो एब का मतलब है बीइंग इन अ स्टेट ऑफ वीकनेस, डिप्रेशन या लो स्ट्रेंथ, उस स्टेट में होना, उसको कहा जाता है बच्चे एट अ लो एब। और वैसे भी बच्चे साफ 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 लिखा हुआ है एल ओ डब्ल्यू, तो लो है तो जाहिर सी बात है आदमी का दिमाग लो ही होगा, खुश नहीं होगा, उसका मुंह उतरा ही होगा भाई साहब, इसीलिए आपका आंसर उससे भी अंदाजा लगा सकते थे। आफ्टर लूजिंग हिज जॉब ही वॉज एट अ लो एब फॉर सेवरल मंथ्स, कई महीनों तक तो वो डिप्रेशन में चला गया। अगला क्वेश्चन लीजिए, ये रहा। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, द टीनएजर डिलीवर्ड द स्पीच। बच्चे 3 सेकंड में आंसर था ये, लेकिन पूरा दूंगा आपको 20 सेकंड, 10 मिनट आपको देना पड़ेगा।
टाइम्स अप। देखो डिलीवर्ड है ना, पास्ट इंडेफिनिट है, तो जब आप इसका वाइज चेंज करोगे तो आपको वॉज प्लस डिलीवर्ड लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इज है, यहाँ पे हैज है और यहाँ पे आईएनजी है, तो तीन ऑप्शन से एलिमिनेट हो गए। सही जवाब केवल ऑप्शन बी को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन। देखो ऐसा लग रहा है कि बहुत कठिन है भाई, लेकिन ट्रस्ट में कोई कठिन नहीं है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका दिस बुक सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, सिंगुलर मेन ऑफ चाहिए थे, गिविंग नहीं लगा सकते। अब आपके पास इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है जिसके पहले मेन ही यूज नहीं किया जा सकता, तो ये कैंसिल हो गए। सिंगुलर को मेन ऑफ की एस फॉर्म ही दी जा सकती है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी को जाएगा, बाकी सारे गलत हो। समझ गए? इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, मेन ही हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन लेता है। नेक्स्ट पे आ जाइए बच्चे। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन टू फिल इन द ब्लैंक। बताइए फ्लेक्सिबिलिटी की सही स्पेलिंग कौन सी है? फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मैं जो प्रोनाउंस कर रहा हूं बस उसी से मैच करा लो, आंसर हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी। अरे फ्लेक्सी बोल तो रहा हूं, फ्लेक्सी, फ्लेक्सी ना तो फ्लेक्से होगा ना फ्लेक्से होगा, कुछ नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन कहते हैं इसको बच्चे, लचीलापन। तो सेंटेंस को पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती ऐसे सेंटेंसेस जब आपके एग्जाम में आ जाए ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, लचीलापन होता है फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे योगा, रेगुलर योगा इंप्रूव्स बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, बढ़िया से बना देता है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 मिनट से भी कम टाइम में आज का पेपर आपका सॉल्व हुआ, जिस तरीके से हमने आपको टाइम दिया, और आपने उतने ही टाइम में किए हो तो बेहतर है। अगर आप मुझे ये जरूर बताना कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस थे जिसको करने में 20 सेकंड से आपको ज्यादा लगे। जहां तक मुझे अंदाजा है आप पैरा जंबल को ही आंसर करेंगे कि पैरा जंबल था सर जिसमें हमें 20 सेकंड से ज्यादा लगे, या तो नहीं लगे, दो ही संभावना है। उसके अलावा तो मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लगा जिसमें 20 सेकंड, 20 सेकंड बहुत ज्यादा है, से ज्यादा आपको लगे होंगे। ठीक है, चलो। सो अभी यहां पे आपका सवाल क्या है, अपोजिट मीनिंग आपको बतानी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। मटेरियल का, चीप नहीं है, टेम्पररी नहीं, एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, क्या बात है बच्चे, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट मतलब एग्जिस्टिंग इन थॉट और एज एन आइडिया बट नॉट हैविंग अ फिजिकल फॉर्म। जैसे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ते हैं वही चीज यहां पे है। लव एंड फ्रीडम आर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। और मटेरियल क्या है, समथिंग दैट कैन बी सीन और टच्ड। फिजिकल सब्सटेंस ये सब्सटेंस होता है क्योंकि वो दिखाई नहीं देगा, छू नहीं सकते। अरे यार एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन ऐसे याद कर लो ना। एब्स्ट्रैक्ट आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। मटेरियल देख भी सकते हो, छू भी, तो दोनों चीजें ऐसे याद रखो। वुड इज अ कॉमन बिल्डिंग मटेरियल। अच्छा, चीप मीन्स होता है सस्ता, कहते हैं कितना चीप प्रोडक्ट है, सस्ता है। ही बॉट अ चीप मोबाइल फोन। टेम्पररी होता है जो कुछ समय के लिए होता है, परमानेंट नहीं होता, अस्थाई होता है, स्थायी नहीं होता है ना। लास्टिंग फॉर अ लिमिटेड पीरियड, टेम्पररी कहलाता है। और कंक्रीट मतलब बहुत ही ठोस, कहते हैं कितनी कंक्रीट वॉल बना दी इन्होंने, तो ठोस को कंक्रीट कहते हैं। दे नीड कंक्रीट एविडेंस टू प्रूव द केस। सारे ऑप्शंस बढ़िया बढ़िया। आ जाइए अगला आपके सामने। अब मैं किधर खड़ा हूं भाई? हाँ, चलो यहीं खड़ा हो, साइड में हो जाता हूँ, और क्या, ये लो करो। हरी अब बच्चे। टाइम सब बच्चे, सवाल क्या है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कल्चर इज ब्लैंक दिया, फिर आईएनजी, आईएनजी सब लगा रखा है, तो आईएनजी ही आएगा क्योंकि इसके बाद तो वही आएगा बच्चे, है ना। अब टू क्रिएट तो हो नहीं सकता, क्रिएट हो नहीं सकता, क्रिएशन हो नहीं सकता, क्रिएशन नाउन है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये 2+V1 फर्स्ट फॉर्म है। आपके पास एक ही आईएनजी है, दैट इज क्रिएटिंग। कितना आसान है यार ये वाला तो, है ना। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ये भी ऑप्शन देखो, क्या ऑप्शन दे रखा है इसमें। टाइम सब बच्चे, फिर यहां से पढ़ो।
अंडरस्टैंडिंग द रूट्स एंड सीड्स, टेकिंग मच केयर एंड प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्टेड नॉरिशमेंट, इतनी सारी चीजें है ना। अंडरस्टैंडिंग द रूट्स एंड सीड्स, दूसरा है टेकिंग मच केयर, और तीसरा है एंड प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्टेड नॉरिशमेंट। तीन बातें आपने बताई। और आगे कहते हैं आप इंपॉर्टेंट है फॉर गुड गार्डनिंग के लिए। और आगे आपने लिखा है कल्चर ऑल्सो इज सिमिलर, यानी सब कुछ प्रेजेंट में आप जा रहे हो। तो दो तो पास्ट के काट दो और इसमें से एक से ज्यादा होने पे प्लूरल वाले को चुन लो। तो करेक्ट आंसर आपका आर हो जाएगा। है जी, पास्ट के दो काट दो, इनमें से जो प्लूरल है उसको चुन लो, यही तो प्लूरल है। कुछ ज्यादा ही आसान नहीं दे दिया इसको। ये क्वेश्चन आया था, सोचो एग्जाम में, भाई बच्चों ने 1 मिनट में 5 कर लिए होंगे पढ़ पढ़ के। एक्वेंटेंस के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन केस है, प्रेपोजिशन विद। माय डियर स्टूडेंट्स, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, इसके साथ फिक्स्ड होता है। एक्वेंटेंस विद लिटरेचर एंड आर्ट एंड केयरफुल प्रोडक्शन आर रिक्वायर्ड। ठीक है, चलो ये भी आसानी था। नेक्स्ट पे आ जाओ। अरे बच्चे, ये तो बहुत कम टाइम में हो गया आपका, 8 मिनट में ही निपट जाएगा पूरा आज तो। अभी 20 सेकंड रुक गया मैं, लेकिन रुकने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं यहां से पढ़ता। यूजुअली आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओ। फैमिलीज प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल वर्ब दो ना यार, ये पास्ट हो जाएगा। ये सिंगुलर वर्ब है, आईएनजी बिना हेल्पिंग वर्ब के कैसे लगाओगे? तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, यही तो है आपके पास प्लूरल। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, बाकी तो ये पास्ट हो गया, ये सिंगुलर हो गया, ये आईएनजी हो गया। भाई ये 2-2 सेकंड के क्वेश्चन थे, लास्ट ले लो, इसमें क्या ही चलाऊं, ये लो, ये हो गया 8 मिनट में सारा खत्म। ऐसे ही कर लो, चलो पूरा पेपर 8 मिनट में कर लिया भाई, गदर है। एक बात तो समझ में आ गई कि सीजीएल का पेपर 8 मिनट में इंग्लिश का हो सकता है। अब 60 मिनट में 8 मिनट इंग्लिश को दे दो, 60 में 8, वाह लाइन मिल गई भाई साहब। क्या आएगा इसमें बताओ? ये है ना ब्लैंक, पढ़ो, यहां से पढ़ो। एज फैमिली सिस्टम इज बिकमिंग वीक, स्कूल्स colleges and universities should take up this responsibility as education should promote potential values of its culture। अरे वहां से पढ़ा जा सकता था। The role of universities dash only to issue course completed certificate। The role of universities should not be restricted, should be restricted, should restricted, restrict। अरे बच्चे, वो कहता है केवल इशू कोर्स करने के लिए ही नहीं होने चाहिए कंप्लीट सर्टिफिकेट, बल्कि कुछ और भी सिखाओ भाई। शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, तो सही जवाब आपका ऑप्शन ये होना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज हैं, उनका रोल शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू इशू कोर्स कंप्लीटेड सर्टिफिकेट्स, यानी केवल कोर्स कंप्लीटेड सर्टिफिकेट को इशू करने का ही काम नहीं होना चाहिए, के तक ही उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। इनको और फ्रीडम दो ताकि एक्सप्लोर करें और बच्चों का करियर और बढ़िया करें। लो भैया हो गया। ओ भाई साहब 8 मिनट में, सोचो एटलीस्ट इससे तो ये तो पता चल गया कि पेपर 8 मिनट में आसानी से हो सकता है, ये समझ में आ गया। हाँ, और 20 सेकंड्स मैंने दिए बच्चे, हर क्वेश्चन पे 20 सेकंड्स। बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो 2 सेकंड 3 सेकंड, वोकैबुलरी वाले 2-3 सेकंड में किए जा सकते थे। वो तो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं तो घंटे भर की वीडियो बन गई, समझ पा रहे हैं? लेकिन भाई एक्चुअल में इतनी लंबी वीडियो तो है नहीं, इतना लंबा तो टाइम चाहिए थोड़ी आपको, राइट? ये तो बहुत बढ़िया है, चलो अच्छा हुआ 8 मिनट पता चल गया। सो ये थे आपके आज के पूरे 25 सवाल। मुझे आपका स्कोर जानना है इन दी कमेंट बॉक्स, इन योर कमेंट बॉक्स गाइस। कमेंट करके मुझे बताइए योर स्कोर आउट ऑफ 25, कितने आपने सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। और ये जरूर बताइएगा कि 20 सेकंड्स से ज्यादा आपको किन किन क्वेश्चंस में लगा है, ये जरूर बताइएगा कि मोर देन 20 सेकंड्स, और नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो भी नंबर का क्वेश्चन है या जो भी उस क्वेश्चन का टाइप है कि ये पैराजंबल में लगा या इसमें लगा या एरर डिटेक्शन में लगा, ऐसे करके आपको बताने हैं। ठीक है, चलो माय डियर स्टूडेंट्स, दृष्टि एसएससी पे मेरा सारी पीवाईक्यू की सीरीज वीडियो वाले सेक्शन पे आएगी, और लाइव मेरी क्लास आती है बच्चे, ये आप अटेंड करिए 11:30 बजे, डेली बेसिस पे जुड़ता हूँ, आप भी जुड़िए मेरे साथ लाइव 11:30 बजे। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री सेशन है, इंग्लिश के हर टॉपिक को यहाँ पे सिखाया जा रहा है आपको। ये सारे थंबनेल्स हैं, इसी टाइप का आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। बच्चे एसएससी सीजीएल का फाउंडेशन कोर्स आ रहा है 1 अगस्त से दृष्टि लर्निंग ऐप पर। ठीक है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मात्र इतने फीस के अंदर आपको 750 घंटों की क्लासेस मिलेगी, चारों सब्जेक्ट्स की, और साथ में 10 किताबें आपके घर भिजवाई जाएगी, जो 3000 रुपए की तो किताबें हैं,
तो आपके लिए चाहे कोर्स फ्री कह लो चाहे किताबें फ्री कह लो, बच्चे मजा है ना। ऐसे बैचेस की लोग फीस पे करते हैं 35,000 40,000 रुपया, जो ये 2,500 रुपए में दे रहे हैं, राइट। सो अच्छा है, मौके का फायदा उठाइए। कोई भी इंक्वायरी करनी है, ये नंबर है, कॉल करके पूछ डालिए, ठीक है। बस करें, क्या कहते हैं आप लोग, क्या कहती है जनता। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको आज के सेशन से बेनिफिट लगा। मुझे एक चीज और जानना है कि जो हम लोग जिस तरीके से आज टाइमर लगा के किया है, ये पैटर्न आपको पसंद आया, कैसा लगा बाकी पैटर्न से? क्योंकि बाकी में मैं तुरंत तुरंत सॉल्व कराता हूं, अभी आप आराम से चला के 20 सेकंड के अंदर आप कर सकते हैं, तो आपको टाइम भी दिया जा रहा है अच्छे से। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं टाइमर के साथ आपके लिए ज्यादा बेहतर कर सकता हूं, आपका इंप्रूवमेंट और अच्छे से कर सकता हूं, ठीक है। सो हम लोग इस तरीके से करते हैं, विद टाइमर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल सके आप किसी भी क्वेश्चन को करने में कितना समय लेते हैं, क्या वो दिए हुए 20 सेकंड्स के अंदर होता है या उससे ज्यादा आप टाइम दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं फिर आप सभी से अगले क्वेश्चन पेपर से डिस्कशन में। तब तक अपना ख्याल रखें। ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे लाइव क्लास का भी पार्ट जरूर बने साथियों। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट। जय हिंद साथियों।